चलिए आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 5। दक्षता अभ्यास 5, ठीक है। इसमें में हम लोग हल करेंगे पहला प्रश्न। तो देखिए हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। देखिए यहाँ पर हम लोग को एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, जिसमें कोण B क्या है 90 अंश है, ठीक है। और दिया हुआ है कि AB जो है 6 सेंटीमीटर, जो AB हम लोग की यह भुजा है ना, यह कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो AC भुजा है वो कितना है 10 सेंटीमीटर का है, AC है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है BC की माप होगी, है ना। तो भुजा देखिए यहाँ पर BC इस भुजा को पूछ रहा है ना। तो देखिए जिस कोण में ना, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है ना, उसे मतलब समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में ना 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण होता है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं किस त्रिभुज में लगा रहे हैं, त्रिभुज ABC में ना, से त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या हो जाएगा पाइथागोरस, देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा है, यही ना हम लोग का कर्ण है AC का वर्ग से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो BC का वर्ग हो जाएगा प्लस AB का वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग और शेष दोनों जो BC ये वाला भुजा है और ये भुजा AB है, इसका वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए बाकी इसका देखिए सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग वैल्यू रख के मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए AC का हम लोग को मान दिया हुआ है 10, है ना। जो AC है 90 अंश के सामने वाली भुजा है, उसका मान दिया हुआ है 10, तो हम लोग को 10 का वर्ग करना है, ठीक है। यहाँ पर BC दिया हुआ है ना, तो BC तो हम लोग को ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो BC का वर्ग इसी तरह हम लोग रहने देते हैं। बाकी AB का वर्ग हम लोग को दिया हुआ है ना, AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए सबका वैल्यू देखिए 10 में आप जब गुणा करेंगे, 10 का वर्ग का मतलब 10 में 10 का गुणा, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो आपको 100 आ जाएगा। यहाँ पे BC का स्क्वायर इसी तरह रह जाएगा। जब 6 का आप वर्ग करेंगे तो 6 जाएगा 36 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे प्लस में 36, तो बराबर की इधर हम लोग भेज देते हैं 100 माइनस 36, ठीक है, बराबर BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए BC का स्क्वायर हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है। इसी का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए 100 में से जब आप 36 घटाएंगे ना तो आपको 64 मिलेगा, ठीक है, 64 मिलेगा। 64 में आप 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हम लोग जो 64 है ना वो 8 का वर्ग होता है, यहाँ पे BC का वर्ग हो गया, या 8 का जब 8 में गुणा करेंगे तो 64 होता है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 8 का वर्ग। तो देख रहे हैं कि अब BC जो बराबर है, ठीक है। देखिए ये दोनों चीज़ आपस में बराबर भी है, तो देख रहे हैं घात दोनों का बराबर है, तो जो आधार है ये भी हम लोग का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को BC मिला, ठीक है, यह 8 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं कि तीसरा वाला ऑप्शन सही बन रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं अतः विकल्प कौन सा, थर्ड जो है 8 सेंटीमीटर सही है, ठीक है, या सत्य है। इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है एक आयताकार मैदान की लंबाई, है ना, लंबाई इस तरह से दिया हुआ है 24 मीटर है, चौड़ाई जो दिया हुआ है वह 10 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई देखिए इस तरह से दिया हुआ है 10 मीटर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो आयताकार मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण मतलब यहाँ से कोने पर मिला देते हैं ना, इस कोने से इस कोने पर मिला देंगे, ये विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर DB विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग को ज्ञात करना है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, दूसरा वाले को हल करने वाले हैं। देखिए कोई आयताकार मैदान रहता है ना, तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ठीक है, AB बराबर हो जाएगा DC या CD कह सकते हैं, और देखिए AD बराबर हो जाएगा BC, है ना। तो देखिए 24 मीटर है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 24 मीटर, और यहाँ पे दिया 10 मीटर, ठीक है। और विकर्ण, और देखिए हम लोग जानते हैं कि आयत में क्या होता है, सभी कोण 90 अंश का होता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इस जो इतना वाला त्रिभुज है ना, इसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर इस तरह से हम बस समझने के लिए बना देते हैं BCD, ठीक है। और देखिए यह वाला 24 मीटर है, तो आमने सामने का भुजा बराबर होता है, लंबाई कितना है 24 मीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे BC जो है यह हम लोग का ये 90 अंश का होता है ना। हम लोग आयत में होता है ना, सब प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है,
और आमने सामने वाला जो भुजा होता है वो बराबर होता है, साथ में समानांतर भी होता है, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 मीटर है, तो यहाँ पे 10 मीटर हमने लिख लिया, ठीक है। और देखिए यही हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ये हल होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए और यहाँ पे लिख देते हैं किस त्रिभुज में लगा रहे हैं, त्रिभुज लिख देते हैं BDC में, है ना, या BCD में, त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, है ना। तो मतलब BD लिख देते हैं, BD का वर्ग और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे DC का वर्ग प्लस यहाँ पर ये BC है ना, BC का वर्ग, ये सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी को हम लोग को ज्ञात करना है, BD का वर्ग हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए DC का हमको वैल्यू दिया हुआ कितना, 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मीटर, यहाँ पे 24 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ BC का वैल्यू हम लोग को 10, तो यहाँ पे 10 का वर्ग हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं BD का वर्ग, जब हम 24 का वर्ग मतलब 24 का 24 में आप गुणा करेंगे ना, तो यह मिलेगा आपको 576, ठीक है। अब जब 100 में 10 का 10 में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100, ठीक है। और इस तरह से BD का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 576 है, इसमें 100 जोड़ देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 676 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर BD का वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर भी किसी का वर्ग होता है, तो यहाँ पर जब आप 26 में ना 26 में 26 का गुणा करेंगे तो 676 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों राशियों में यह अब बराबर है, ठीक है। देख रहे हैं हाथ समान है तो आधार भी समान हो जाएगा। इसका मतलब BD का वैल्यू हम लोग को आ गया यहाँ पे 26, यहाँ पे सब मीटर में था तो यह 26 मीटर आ गया, ठीक है। यही हम लोग का हल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन देना है ना हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग का है 26 मीटर। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि विकल्प पहला ही सही है, ठीक है। अतः विकल्प पहला 26 मीटर सही है। इस तरह से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है, एक सर्वेक्षक बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है ना। चलिए इस तरह से कुछ दिया हुआ है, यहाँ से बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी ज्ञात करना चाह रहा है, ठीक है। किंतु वह A से B तक सीधा नहीं पहुँच सकता, ठीक है। A से B तक सीधा नहीं पहुँच सकता है ना, इस तरह से डॉट लाइन दिखाया गया है। अतः चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो इस तरह से कुछ त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है, बनता है, जिसमें AC आपको मिला है 21 मीटर, जो AC है भुजा यह 21 मीटर मिला, जो BC है यह 35 मीटर मिला, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि AB कितना लंबा है ना। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं तीसरे वाले को, और चलिए एक हम ना त्रिभुज ही बना देते हैं, ठीक है, कि इसका इसी तरह से कुछ मतलब है, कुछ ऐसा ही इसका त्रिभुज है। और यहाँ पे नामकरण है A और यहाँ पे है B, है ना, यहाँ पे C है, और यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बना रहा था, ठीक है। और यहाँ पे ये 21 मीटर है, 21 मीटर। चलिए और यहाँ पे ये है 35 मीटर, और यहाँ पर AB भुजा हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ही सभी लगेगा, ठीक है। 90 अंश का कोण रहेगा तभी लगेगा। सब पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज कितना ABC लिख देते हैं, है ना, ABC में, ठीक है। देखिए 90 अंश सही बना है, 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग मतलब BC का वर्ग, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है, इतनी हम लोग का कर्ण हो जाता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए AB का मतलब AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, है ना, AB का वर्ग। तो चलिए AB का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात करना है, बाकी दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं BC का वर्ग, ठीक है, BC का वर्ग हम इसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। सबका हम लोग वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। BC का वैल्यू दिया हुआ है 35 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 का वर्ग, है ना, बराबर AC का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 21 का वर्ग, ठीक है, प्लस AB का वर्ग, इसको हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब आप हम लोग ना 35 में 35 का जब आप गुणा करेंगे ना, तो ये आएगा 1225 आएगा, ठीक है। 35 में 35 से गुणा करके देख लीजिएगा 1225 आएगा।
जब 21 में 21 का आप गुणा करेंगे ना तो 441 आएगा, ठीक है, 441 आ जाएगा प्लस ए बी का वर्ग, है ना। चलिए जब 125 में यहाँ पे देखिए प्लस में हम लोग को ए बी का वर्ग इसको ज्ञात करना है, तो बाकी इधर देखिए प्लस में कोई चीज़ है, इधर भेज देंगे माइनस में आ जाएगा 1225, यहाँ पे माइनस ए बी का वर्ग। चलिए तो यहाँ से हम लोग घटा लेते हैं ना, तो देखिए 5 में से 1 चला जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचा। और देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर अब 11 बचा, 11 में से जब 4 जाएगा तो हम लोग का 7 बचेगा, है ना, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 784 बराबर ए बी का वर्ग। तो देखिए यह होता है ना 784 किसका वर्ग होता है, ये हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए तो यह होता है 28 का वर्ग, है ना, 28 में 28 का गुणा कर देंगे आप ना, तो ये आपको मिल जाएगा 784, ठीक है, बराबर ए बी का वर्ग। तो देखिए तो यहाँ पर देखें बराबर, ये दोनों राशि बराबर है, यहाँ पे अंश बराबर है, मतलब घात जो बराबर है, ठीक है, तो आधार बराबर होगा, अतः ए बी बराबर हम लोग को कितना मिल जाएगा 28, सब मीटर में था तो ये भी मीटर में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बता दिया आपको, ये 28 मीटर हो गया, ठीक है, 28 मीटर। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है बिंदु ए और बी एक झील के विपरीत किनारे हैं ना। चलिए यहाँ पर कोई झील है, ठीक है, इसका किनारा है ए बी है, ठीक है। एक सर्वेक्षक ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति 5.60 के अनुसार एक समकोण त्रिभुज ए डी सी बनाता है, ए डी सी बनाता है, ठीक है। तो देखिए कोई यह झील है ए बी, है ना, इसको ज्ञात करने के लिए ना कोई सर्वेक्षक इस तरह से कोई 90 अंश का कोण बनाते हुए एक समकोण त्रिभुज ए डी सी बनाता है ना, ए डी सी, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, इस तरह से त्रिभुज बना दिया, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, जबकि बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए बी सी के बीच की दूरी आपको दे दिया है ना, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी है ये हम लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ पर संकेत भी दिया गया है नीचे, देखिए यहाँ पर नीचे आपको हल भी दिया गया है। तो बाकी हम लोग इसको चलिए हल कर लेते हैं, हम लोग हल चौथे वाले को करने वाले हैं। चलिए तो जो यहाँ पे आकृति दिया हुआ है ना, चलिए हम इसको एक बार यहाँ पर बना भी देते हैं आपको, ताकि हम लोग आसानी से हल कर पाएँ। चलिए तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, चलिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु ए हो गया, यहाँ पे बिंदु डी दिया हुआ है हम लोग को, और यहाँ पे बिंदु सी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु बी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी के हम लोग को बीच की दूरी यहीं पर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। और बाकी बी सी के बीच की दूरी यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, और हम लोग को जो यहीं ए बी के बीच की दूरी याद करना है, और यहाँ पर ये जो ए डी के बीच की दूरी है ये हम लोग को दिया है 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर डी सी के बीच की दूरी है दिया हुआ है 40 मीटर। देखिए तो हम लोग देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, देखिए लिख देते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना तो पूरे समकोण त्रिभुज में लगाएंगे। देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, ये पूरा त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। तो हम लोग लिख देते हैं किस त्रिभुज में लग रहा है, ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन बन रहा है, 90 अंश के सामने यह पूरा भुजा ए सी बन रहा है, ठीक है। ए सी जो है यही 90 अंश के सामने वाली पूरी भुजा है। तो हम लोग लिख लेते हैं ए सी का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। शेष दोनों भुजाएं कौन कौन है, ए डी है, ए डी का वर्ग, और प्लस यहाँ पे सी डी है इसका वर्ग, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए सी का वैल्यू कितना है। देखिए ए सी में हम लोगों को देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ए सी दूरी है, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं ए बी भी है, ए बी में प्लस हम लोग 12 जोड़ देते हैं, ठीक है। ए बी प्लस 12 करके यहाँ पे ए सी पूरी दूरी बन रही है। तो ए सी का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है, और प्लस 12, ठीक है, 12 का वर्ग। देखिए यहाँ पर हमने किस प्रकार से इसको लिखा, जैसे देखिए यहाँ से ए से सी के बीच की पूरी दूरी होती है कर्ण, ठीक है, 90 अंश के सामने यही पूरा बन रहा है ना, कर्ण बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग को ज्ञात करना है, यहाँ पे अज्ञात है इतना दूरी, ठीक है,
यहाँ पे 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ज्ञात है हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी में जब ए बी जो यहाँ पे पूरी दूरी है इसमें हम 12 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो ये पूरा ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने कर लिया ए बी प्लस 12 का होल वर्ग कर लिया, ठीक है। और ए डी देख लेते हैं कहाँ पर है हम लोग का, ए डी इसकी बात कर रहे हैं, तो ये 30 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, प्लस और यहाँ पे जो सी डी है हम लोग का यह 40 मीटर है तो ये हो जाएगा 40 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी प्लस 12 का वर्ग हम लोग इसी प्रकार रहने देते हैं। देखिए जब हम 30 का वर्ग करेंगे आप ना तो होता है 3×3 9 हो जाएगा, जब 3×3 9 और डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। और प्लस जब 4 का आप वर्ग करेंगे ना तो 4 चौको 16 हो जाएगा और डबल जीरो आ जाएगा, इतना ही हो जाएगा। 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं ए बी प्लस 12 का वर्ग बराबर, यहाँ पे देखिए 1600 में जब आप 900 जोड़ेंगे ना तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा, डबल जीरो तो आएगा ही, 9 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह हम लोगों को आ गया 2500 आ गया, ठीक है। इसको इन दोनों को हमने जोड़ा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए बी प्लस 12 का होल वर्ग। देखिए यहाँ पर ना हम लोग वर्ग बनाना रहेगा ना तो इस तरह से आप ध्यान भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 2500 है ना, तो देखिए इसको हम लोग 2500 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 में जब आप 100 का गुणा कर देंगे तो यही ना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग और यहाँ 10 को क्या लिख सकते हैं 100 को 10 का वर्ग। तो देख रहे हैं दोनों पर घात समान है, अंदर इन आधार का भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। 5×10 50 हो जाएगा, 50 का वर्ग कर देंगे तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 50 का वर्ग करेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 50 का वर्ग। देख रहे हैं कि देखिए यह दोनों चीज़ आपस में बराबर है ना, देखिए यह राशि दोनों आपस में बराबर है, घात देखिए घात भी दोनों का बराबर है, तो जो अंदर का चीज़ है वो भी तो बराबर होगा, तो ठीक है। तो इसको भी हम लोग बराबर लिख लेते हैं, लिख देते हैं ए बी प्लस 12 के बराबर आ गया सिर्फ 50, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 2500 बना था ये हम लोग का 50 का वर्ग बना था तो हमने 50 का वर्ग लिख लिया। देख रहे हैं कि दोनों बराबर चीज़ है, ठीक है, बराबर चीज़ है, घात दोनों पर बराबर है तो आधार भी जो है वो भी तो बराबर हो गया। तो बराबर हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर ए बी प्लस 12 है ना, तो प्लस 12 है, सिर्फ हम लोग को ए बी का वैल्यू निकालना है तो प्लस 12 तो 12 को उधर भेज दीजिए, ठीक है, माइनस में यहाँ पे ए बी। अब 50 में से हम 12 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर की इधर प्लस में था, बराबर को उधर चला जाएगा तो माइनस में, क्योंकि हम लोग को ए बी का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए बी बराबर हम लोग को निकल कर आएगा, जब हम लोग 50 में से आप 12 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 1 कम हो गया है तो 4 बचा है, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 38 मीटर है ना। यह कुछ इतना हम लोग का निकल कर आए, ए बी की जो दूरी हम लोग को निकल कर आई ना, यहाँ पर यह है हम लोग का 38 मीटर। तो देखिए इस प्रकार से यह कुछ प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है ना कि एक सड़क के 2 किनारों पर 2 मकान आमने सामने खड़े हैं। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई सड़क हो गया, देखिए 2 मकान खड़े हैं, एक यहाँ पे मकान खड़ा है, यहाँ पर एक ही मकान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। 50 मीटर की लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार से 48 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचता है ना, तथा दूसरे किनारे वाले मकान के दीवार पर यह केवल 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचता है। देखिए कह रहा है ना इस तरह से 2 मकान हो गया, दोनों मकानों पर ना 50 मीटर का सीढ़ी ले लिया है, ठीक है। यहीं से नाप रहा है तो यहाँ पर 14 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है एक मकान पे, और दूसरे मकान पे नाप रहा है तो यहाँ पर यहाँ तक चला जा रहा है ना, बिंदु ए तक चला जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इसका मकान तक कितना तक पहुँच रहा है 48 मीटर तक, ठीक है। चलिए तो 14 मीटर है, ठीक है, और ये वाला 48 मीटर है, ठीक है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को ना जैसे यहाँ पे ऊंचाई में दिया हुआ है ना तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पे यह समकोण हम लोग का त्रिभुज बना, यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बना। देखिए कोई भी चीज़ खड़ी रहती है ना इस तरह से, कोई भी मीनार वगैरह रहता है तो उसके बीच में आपस ऑटोमेटिक 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एक सड़क के एक दूसरे किनारे पर यह है, दूसरे किनारे पर यह है, ठीक है, एक किनारे पर यह, एक दूसरे किनारे पर यह। तो यहाँ पे हम लोग को सड़क के बीच की चौड़ाई याद करना है ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को संकेत भी दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए दो राशि हम लोग को ज्ञात है, तीसरा राशि हम लोग ना पाइथागोरस प्रमेय लगा कर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 राशि यहाँ पर भी ज्ञात है, तीसरा राशि को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लगा कर ज्ञात कर लेंगे। और इन दोनों को ज्ञात करने के बाद इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे ना तो यही हो जाएगा हम लोग की सड़क की चौड़ाई, ठीक है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं 5वां वाले को। चलिए तो जो आकृति दी गई है ना, चलिए उसको हम लोग थोड़ा एक बार बना लेते हैं यहाँ पे।
है ना, इस तरह से कुछ दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग और आगे तक बढ़ा देते हैं। चलिए, तो इस तरह से कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 48 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया हुआ 50 मीटर, और यहाँ पे दिया ये भी 50 मीटर है, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर थी, है ना। यहाँ पे 14 मीटर है इस मकान की ऊंचाई, और इस मकान की ऊंचाई 48 मीटर तक पहुँच रहा था। तो यहीं पूरा बी से डी तक यहाँ पर पूरा सड़क है। ठीक है, सड़क की हम लोग सड़क के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय ना। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पहले हम लोग इस त्रिभुज का ज्ञात कर लेते हैं, है, इस त्रिभुज में BC ज्ञात कर लेते हैं, और इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग CD ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में, ABC में। ठीक है, तो चलिए जब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा यही बन रहा है, 50 का वर्ग। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं AC का वर्ग, है ना, 90 अंश के सामने भुजा यही है, और शेष दोनों का वर्ग कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी भुजा का वर्ग और शेष प्लस BC का वर्ग, है ना। किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही होता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए AC का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 50, है ना, तो यहाँ पर 50 का वर्ग कर देंगे बराबर। यहाँ पे AB हम लोग को दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 48 का वर्ग। ठीक है, तो BC का वर्ग हम लोग को ज्ञात ही करना है। ठीक है, जब 50 का वर्ग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 5 25। ठीक है, 5 5 25 मिल जाएगा, और डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, 48 का वर्ग करेंगे तो यह आएगा हम लोग का 2304 आ जाएगा। ठीक है, प्लस BC का वर्ग। ठीक है, जब चलिए तो यहाँ पर हम लोग को BC ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ प्लस में इधर भेज देते हैं माइनस में आ जाएगा। 2500 है, यहाँ पे 2304 हो जाएगा, बराबर BC का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे प्लस में था, इधर हमने माइनस में भेज दिया। चलिए इसमें से जब हम लोग घटा रहे हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से हासिल आ जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 बचा हुआ है, यहाँ पे 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 हमने ले लिया तो यहाँ पे 100 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हासिल इधर चला गया तो 4 ही है, और 4 में से जब आप 3 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे BC का वर्ग, ये 14 का वर्ग होता है। ठीक है, 14 में 14 का आप गुणा कर देंगे ना तो 196 आ जाएगा, तो यहाँ पर बना BC का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर बराबर बराबर का चिन्ह है, देख रहे हैं, घात बराबर है तो आधार बराबर हो जाएगा। BC का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 14, सब मीटर में है ना, तो ये भी आ गया हम लोग का मीटर। चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने निकाल दिया, कितना, 14 मीटर। ठीक है, अब इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं CD का। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज CDE में, है ना, CDE में हम लोग लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो देखिए 90 अंश के सामने यही 50 का वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका वर्ग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा CE, देखिए 90 अंश के सामने CE बन रहा है, इसका वर्ग, है ना, से CD का वर्ग प्लस DE का वर्ग, D। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हमने इसे इस तरह लिख लिया। ठीक है, क्योंकि अब चलिए इसका वैल्यू दिया हुआ हम लोग को, यहाँ पे कर्ण का वैल्यू दिया है 50 ना, तो 50 का वर्ग। ठीक है, और CD का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात ही करना है, CD का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन हम लोग को DE का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे मकान की ऊंचाई जो दिया हुआ है वह 14 मीटर है। ठीक है, 14 का वर्ग, तो चलिए हम लोग 50 का, ठीक है, वर्ग लिख देते हैं। 50 का वर्ग का हम लोग सीधा हल ही निकाल देते हैं, है ना। 50 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 2000, है ना, 5 5 25, और डबल जीरो लग जाएगा, CD का वर्ग रह जाएगा। ठीक है, और प्लस 14 का वर्ग हम लोग जानते हैं यही हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये प्लस में है ना 196, इधर हम लोग भेज देते हैं माइनस में, 2500 है ना, 2500 में से हम 1096 घटा देंगे, CD का वर्ग इधर बचेगा,
क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो इधर हमने बराबर भेज दिया, माइनस में हो गया। ठीक है, जब इसमें से हम लोग घटा देंगे 10 में से यहाँ पे 6 जाएगा ना, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा हम लोग का 4। ठीक है, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। चलिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, यहाँ पर एक हासिल इधर ले लिए हम लोग ना, तो 4 बचा, 4 में से गया तो 3, 2304। यहाँ पे CD का वर्ग हुआ। ठीक है, तो देखिए यह किसका वर्ग होता है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यह वर्ग हुआ 48 का, 48 का वर्ग होता है 2304, यहाँ पे CD का वर्ग। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों राशि बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये राशि बराबर में है, घात बराबर है, 48 का वर्ग देख रहे हैं बराबर का चिन्ह है और घात बराबर है दोनों में, तो आधार भी बराबर हो जाएगा, मतलब हम लोग को CD का वैल्यू निकल कर आ गया 48। ठीक है, और यहाँ पर मात्रक भी हम लोग लिख देते हैं मीटर। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को निकल कर आ गया ना कि यहाँ पे 14 मीटर, या हम लोग को मिल गया 48 मीटर। ठीक है, तो 14 में 48 हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, यही हम लोग का हो जाएगा पूरी सड़क के बीच की दूरी, है ना, दोनों किनारों पर दिया था, यहाँ पर मकान खड़ा था 14 मीटर का, यहाँ पे 48 मीटर का, तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी हम लोग 14 में 48 जोड़ देंगे तो हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग निकाल देते हैं, लिख देते हैं नीचे। चलिए हम लोग लिख देते हैं, देखिए सड़क की चौड़ाई हम लोग को निकालना था ना, तो लिख देते हैं सड़क की चौड़ाई, यहाँ पर क्या हो जाएगी, BC को भी जोड़ना पड़ेगा प्लस CD को, है ना। तो चलिए BC का हम लोगों ने वैल्यू निकाला है 14 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस, और CD का हमने वैल्यू निकाला है 48 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 मतलब 8, 8 4 12 को 2 हाथ में लगेगा 1 ना, 4 1 5 1 हासिल 6, 62 मीटर निकल कर आया। ठीक है, सड़क की चौड़ाई यही हम लोग का उत्तर बन गया। चलिए आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसका परिकेंद्र और अंत बिंदु, है ना, एक ही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं छठा वाला का हल, हम लोग छठा वाले करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर परिकेंद्र और अंत बिंदु, मतलब यहाँ पे अंत केंद्र देना चाहिए था। ठीक है, एक ही होते हो, तो देखिए ये होता है समबाहु त्रिभुज में, है ना, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। चलिए हम आप करके दिखाते हैं। चलिए इस तरह से ना हम लोग, चलिए 8 सेंटीमीटर का चाप भर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने 8 सेंटीमीटर बना लिया। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग को जब खींचना रहेगा ना समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसमें तीनों भुजा बराबर हो, तो यहाँ पर भी इसको भी हम लोग बनाएंगे 8 सेंटीमीटर। चलिए यहीं से बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ तक बना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊपर की तरफ हम लोग चाप लगा देते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे, चलिए इस भी बिंदु को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो कटान बिंदु मिल रहा है ना, इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, चलिए इस बिंदु को हम लोग मिला लेते हैं। चलिए तो मान लेते हैं इस तरह ABC हमने त्रिभुज बना दिया, है ना। बस इसमें हम लोगों को ना डायरेक्ट बताना था, है ना, कि मतलब परिकेंद्र और अंतःकेंद्र मतलब किस त्रिभुज में होता है। तो देखिए हम लोग ना पीछे प्रश्न में जब हल किए थे ना, तो हम लोग को पता चला था कि यह समबाहु त्रिभुज में होता है, जिसका सभी भुजा बराबर रहता है ना, उसी त्रिभुज में परिकेंद्र और अंत बिंदु एक ही होते हैं, है ना। देखिए परिकेंद्र किस तरह प्राप्त होता है, परिकेंद्र हम लोग को प्राप्त करना रहता है ना, तो जितनी भी त्रिभुज की भुजाएं हैं सबका हम लोग लंबार्धक करते हैं, है ना, लंबार्धक करते हैं, तो हम लोग को प्राप्त होता है परिकेंद्र। ठीक है, और जब अंतः केंद्र प्राप्त करना रहता है ना, तो हम लोग कोणों को, सभी त्रिभुज के कोणों को आधा करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को प्राप्त होता है अंतः केंद्र। तो चलिए हम लोग देखिए प्राप्त करके और नाप कर आपको हम दिखाते हैं। देखिए चलिए, तो इस तरह से हमने बिंदु C को मानकर यहाँ पे हमने 2 चाप कटाया ना, तो देखिए दोनों कटान बिंदु से ना इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटाइए, और दूसरे भी कटान बिंदु से इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटाइए। हम लोग कोणों का समद्विभाजक खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने खींच लिया। चलिए बिंदु A को भी हम लोग केंद्र मानकर इस तरह 2 चाप कटा लेते हैं ना। चलिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कटान बिंदु मिला, एक यहाँ पर मिला। चलिए दोनों कटान बिंदुओं को केंद्र मानकर इस तरह से हम लोग ऊपर की तरफ चाप कटा लेते हैं। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर एक कटान बिंदु, तो देखिए इस तरह से हमने कटान बिंदु प्राप्त कर लिया। चलिए कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। चलिए कोण B का भी हम लोग समद्विभाजक खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को एक कटान बिंदु यहाँ पर, एक यहाँ पर मिला है। चलिए इस तरह से ऊपर की तरफ हम लोग चाप कटा देते हैं। है ना, तो यहाँ पे हम लोग कटान बिंदु मिला। चलिए कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं।
तो चलिए जब हम लोग ना जब कोणों का समद्विभाजक इस तरह हमने खींच लिया तीनों कोणों का, तो यहाँ पर मिलता है ना, देख रहे हैं एक ही बिंदु पर संगत है, ठीक है, एक ही बिंदु से होते हुए सब जा रहे हैं। तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों ने कोणों का समद्विभाजक किया ना, तो ये अब हम लोग का बना परिकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र नहीं अंतःकेंद्र। जब हम लोग कोणों का समद्विभाजक करते हैं तो बनता है अंतःकेंद्र, ठीक है। और परिकेंद्र कब बनता है, जब हम लोग ना भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। चलिए इस तरह से हमने ना कोणों का समद्विभाजक खींचा ना, तो ये हम लोग को मिला अंतःकेंद्र, ठीक है, अंतःकेंद्र मिलता है। और परिकेंद्र कब मिलता है, जब हम लोग ना भुजाओं का लंब समद्विभाजक करते हैं। देखिए इसीलिए हमने इसको 8 सेंटीमीटर लिया था। देखिए नाप का दिखाते हैं, देखिए सब आपको 4 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। देखिए 4 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मिला रहे हैं ना, देखिए 4 सेंटीमीटर से होते हुए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मिलाइए, देखिए यहाँ पर भी अच्छे से नापेंगे तो हम लोग को यह 4 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने मिलाया तो यह 4 सेंटीमीटर से ही होते हुए जाएगा। चलिए यहाँ पर भी मिला कर दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से हमने मिलाया ना, तो यह 4 सेंटीमीटर से ही होते ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब 8 सेंटीमीटर था। और देखिए साथ में यह 90 अंश का कोण भी बनाते जाएगा, लंब समद्विभाजक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नाप रहे हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पर हमने इस रेखा पर इसको मिलाया ना, तो 90 अंश का कोण भी बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। मतलब साथ में इस कोण को, मतलब इस भुजा को लंब भी रहा है और साथ में 2 बराबर भागों में बांट भी रहा है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हम लोग को प्राप्त हो रहा था, ये भी 4 सेंटीमीटर का प्राप्त होगा। साथ में यह भुजा लंब भी बनाती हुई जा रही है, ठीक है। ये तो इस तरह से त्रिभुज बनाकर हमने आपको कोणों का समद्विभाजक खींच के भी दिखाया, और सबके यहाँ पर हमने देखा कि ये लंबार्धक है कि नहीं, परिकेंद्र इसी तरह हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सब देख रहे हैं परिकेंद्र भी इसी बिंदु से होते हुए जा रहा है, ठीक है, इसी बिंदु से होते हुए जा रहा है। तो हम लोग का यह दोनों और यहाँ पर दिया हुआ था ना एक ही बिंदु होते हैं, ठीक है। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंत बिंदु एक ही होते हैं। तो ये हम लोग का ये मिला था समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर रहती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र तथा अंतःकेंद्र एक ही बिंदु होते हैं, एक ही बिंदु होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है कि 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं, ठीक है। इस त्रिक के 3 अपवर्त्य त्रिक भी लिखिए, ठीक है। दिखाइए कि 15, 20, 25 भी पाइथागोरियन त्रिक हैं। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 7वां वाले को ना। देखिए इसमें जो हम लोग को पाइथागोरियन त्रिक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसको अगर आप चेक भी करना चाहें ना, देखिए 3, 4, 5 को हम चेक करके बताते हैं। देखिए इस तरह मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, और देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होता है हम लोग का कर्ण। 90 अंश के सामने यही बना कर्ण, तो ये हो गया 5, बाकी इसको हम लोग 3 और 4 कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग ना 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 25। वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं, तो देखिए शेष दोनों भुजाएं हैं 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग करके जोड़ के हम लोग देख लेते हैं। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 4 चौको 16 हो जाएगा। 16 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 25। आप देख रहे हैं ना, जो कर्ण का वर्ग है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से यह पाइथागोरियन त्रिक तो दिया हुआ है। और हम लोग देखिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए 3, 4, 5 हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरियन त्रिक 3, 4, 5 के अपवर्त्य हमको लिखना है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने चलिए हेडिंग डाल दिया। तो हमने देखिए 3, 4, 5 हम लोग के पाइथागोरियन त्रिक हैं, ठीक है। अपवर्त्य मतलब होता है गुणा, ठीक है। देखिए इसमें ना कोई भी आपको पाइथागोरियन त्रिक दे देता है ना, तो इसमें आप 2 का गुणा करें, 3 का गुणा करें ना, तो आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, मतलब कि जो मिलेगा ना वो भी पाइथागोरियन त्रिक होगा। तो चलिए तो हम लोग इसका अपवर्त्य लिखते हैं। देखिए तो इसमें हम लोगों ने सब में 2 से गुणा कर देते हैं ना। चलिए कितना लिखना है हम लोग को, 3 लिखना है ना, तो चलिए पहला लिख देते हैं। पहला क्या होगा हम लोग को, देखिए इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे ना, तो यह हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूना 8 और 5 दूना 10। अभी भी इसको भी हम लोग हल करेंगे ना, 10 का वर्ग करेंगे तो देखिए 8 64 और 6 6 36। 36 में आप 64 जोड़ेंगे तो ये 10 के वर्ग के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड, इसमें 2 का हमने गुणा कर लिया, 3 का गुणा कर लेते हैं, सब में कर देंगे, ठीक है। 3 तिहाई 9 हो गया और 4 तिहाई 12, ठीक है, और 5 तिहाई 15। सब में एक ही संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा में हम चलिए और हम लोग कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो 4 चौका 16 हो गया,
16 ना, 4 चौका 16 और 4 5 20। ये भी हम लोग का पाइथागोरियन त्रिक बना। और एक यहाँ पर दिख त्रिक हम लोग को दिया हुआ है ना कि 15 यहाँ पे कितना 15 20 25, इसको हम लोग को चलिए चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना 15 20 और 25 है ना। तो देखिए सामने वाली भुजा यही बनेगा है ना, कर्ण यही बनेगा। तो देख लेते हैं हम लोग 25 का वर्ग, ठीक है। अगर इस तरह हम लोग को समकोण त्रिभुज बनाना रहता है ना, तो यह सामने वाली भुजा यही बनती 25 और यहाँ पर बनता 20 15 में हम लोग किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा रहेगी कर्ण, ठीक है। तो 25 का वर्ग हम लोग देख रहे हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हम लोग 25 का जब वर्ग करेंगे ना, 25 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 625, ठीक है। 25 का वर्ग होता है 625 और शेष दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़िए। देखिए हम लोग जोड़ रहे हैं ना, शेष कितना है 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग हमको करके जोड़ना है ना। तो जब हम लोग 20 का वर्ग करेंगे ना तो 2 दूना 4 हो जाएगा और डबल जीरो लग जाएगा 400, ठीक है। प्लस 15 का वर्ग होता है 225। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, 625 आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि दोनों का वर्ग बराबर आ रहा है, मतलब 15 का वर्ग जो है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अतः देखिए इतना से हो गया ना, नहीं 15 नहीं था यहाँ पे, 25 का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः कितना 15 20 25 को चेक करना था ना, तो 15 20 25 पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया है त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर हो, कोण भी 60 अंश का हो तथा शेष दोनों भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर हो। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं 8वां वाले को ना। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर खींचना है ना। तो चलिए हम पहले 7 सेंटीमीटर का आधार बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से हम पहले 7 सेंटीमीटर का आधार बना लेते हैं। और यहाँ पर यहीं से हम लोग को कोण भी बनाना है ना, तो यहीं पे चलिए BC लिख देते हैं क्योंकि इसी जगह से हम लोग को 60 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए हम लोग 60 अंश का कोण ही बना देते हैं। देखिए इस तरह हो गया। तो यहाँ पर हमने इस लाइन पे मिला दिया ना, और यहाँ पर बना 60 अंश का कोण, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे शेष दोनों भुजाओं का योग दिया है ना। देखिए अगर शेष दोनों भुजाओं का योग दे देता है ना, तो इस तरह से जितना सेंटीमीटर का दे देता है ना, उतना सेंटीमीटर का हम लोग ऊपर की तरफ चाँप कटाते हैं, ठीक है। अगर बाकी अगर चाँप अगर देखिए अगर AB में से घटाना रहता है ना, तो भी तभी हम लोग ऊपर की तरफ चाँप कटाते हैं। लेकिन जब AC में से घटाना रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे की तरफ चाँप कटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों भुजाओं का योग दिया है, तो चलिए हम लोग ऊपर की तरफ चाँप कटा लेते हैं 9 सेंटीमीटर का। तो ये यहाँ पे कुछ मिल रहा है हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह से हमने चाँप कटाया, तो चलिए काफ़ी ऊपर मिल रहा है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग और बढ़ा लेते हैं ना। तो देखिए जो भी अब हम लोग का कटान बिंदु मिलता है ना, यह मिलता है हम लोग का बिंदु D, ठीक है। चलिए बिंदु D हमने नामकरण कर दिया, बिंदु D को बिंदु C से आप मिला दीजिए, ठीक है। चलिए बिंदु D से C को मिलाने के बाद इस जो आपको भुजा प्राप्त होती है ना, इस भुजा को हम लोग को लंब समद्विभाजक खींचना रहता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह हमने DC भुजा का लंब समद्विभाजक खींच लिया ना। अब देखिए दोनों को हम लोग मिला देते हैं, है ना। दोनों कटान बिंदुओं को इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। और दोनों कटान बिंदु ना जहाँ पर यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं ना, जो यहाँ पे BD हम लोग को रेखा है, ठीक है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग को बिंदु A प्राप्त होता है और A को हम लोग C से मिला देते हैं। बिंदु A को हम लोग C से मिला देते हैं, ठीक है।
यही हम लोग का अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जिसमें देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना, इस भुजा और इस भुजा को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को देखिए यहाँ पर आधार हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर खींचा था। ठीक है, चलिए त्रिभुज की ना दोनों भुजाओं को हम लोग नाप कर देखते हैं कि 9 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए तो इस तरह से हम इस भुजा को नाप रहे हैं ना, तो यह देखिए 3 सेंटीमीटर से कुछ कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग को 6 सेंटीमीटर से अधिक आना चाहिए इसको। देखिए तो इस तरह हम नाप रहे हैं ना, 6 सेंटीमीटर पर हमने यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहीं तक हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सही किया है। चलिए बाकी इसका हम लोग रचना कर लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं रचना, है ना, लिख देते हैं सर्वप्रथम, पहला लिख देते हैं सर्वप्रथम BC कितना 7 BC लिख देते हैं, BC बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा ना। चलिए सेकंड में लिख देते हैं बिंदु B से 60 अंश का, 60 अंश ही बनाना था हम लोग को ना। ठीक है, 60 अंश का कोण बनाती हुई ठीक है किरण खींचा। ठीक है, किरण खींचा। तीसरा में लिख देते हैं बिंदु B से 9 सेंटीमीटर चाप भरकर किरण पर कटाया, है ना, इसी किरण पर हम लोगों ने कटाया। ठीक है, किरण पर कटाया और बिंदु D प्राप्त किया। ठीक है, D प्राप्त किया। चलिए चौथा में हम लोग लिख देते हैं बिंदु DC को मिला है, बिंदु D तथा बिंदु C को मिलाया तथा प्राप्त रेखाखंड को लंब समद्विभाजक किया ना, लंब समद्विभाजक किया और, है ना, किरण पर कटान बिंदु A प्राप्त किया। ठीक है, जहाँ पर ये इस रेखा DC का लंबार्धक प्रतिच्छेद कर रहा था ना, तो इसीलिए हम लोग बिंदु A प्राप्त किया। ठीक है, इस किरण पर हम लोगों ने कटान बिंदु A प्राप्त किया। पांचवा लिख देते हैं बिंदु A और बिंदु C को मिलाया और छठा लिख देते हैं अंततः या अंत में अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त किया ना, सिर्फ प्राप्त रहेगा, किया। देखिए इस तरह से हम लोग को अगर प्रश्न दे देता है ना, जैसे हम लोग को दे देगा कोण भी हम लोग को यहाँ पर दे दिया गया था 60 अंश और ये भुजा हम लोग को एक दे दी गई थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, और दे देता है कि मतलब दोनों भुजाओं का अगर योग दे देता है तो इस तरह से हम लोग ऊपर की तरफ चाप कटाते हैं ना। और देखिए AB में से अगर AC को घटाना रहता है ना, AB में से AC को घटाना रहता है तो ऊपर की तरफ हम लोग चाप कटाते हैं। ठीक है, बाकी अगर AB में से ना मतलब अगर AC में से आपको AB को घटाना रहेगा ना तो हम लोग नीचे की तरफ चाप कटाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। चल इस तरह से हमने 9 सेंटीमीटर का चाप भर के बिंदु B से हमने इस तरह कटा लिया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का हमने पहले बनाया और फिर यहाँ कोण बिंदु B से हम लोग 60 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींच दिया और इस पर हम लोग 9 सेंटीमीटर का चाप कटाया। 9 सेंटीमीटर का चाप कटाने के बाद बिंदु जो कटान बिंदु मिला था वहाँ से C को मिला दिया। अभी से हमने DC का, है ना, रेखाखंड का लंबार्धक हमने किया, लंबी और सत में आधा भी किया। ठीक है, आधा से अधिक दूरी लेकर चाप कटाया, बिंदु D से भी आधा से अधिक दूरी लेकर चाप कटाया। दोनों कटान बिंदुओं को हम लोगों ने मिलाया तो यहाँ पर जो यहाँ पे किरण थी हम लोग को वहाँ पे बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी, है ना,
तो जहाँ प्रतिच्छेद करता है वहीं हम लोग का बिंदु ए मिलता है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु और बिंदु सी को हमने मिला दिया, बिंदु ए और बी को भी मिला दिया, तो इस तरह से हम लोग को ये त्रिभुज प्राप्त हो गया। बाकी अगर ए बी भुजा और ए सी भुजा इन दोनों को नाप कर जोड़ेंगे ना तो आपका 9 सेंटीमीटर आया, और हम नाप कर देखा भी। चलिए इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका एक कोण 120 अंश हो तथा दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल कर देते हैं 9 वाले। देखिए चलिए पहले तो हम लोग ना यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया था ना, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो चलिए 6 सेंटीमीटर हम लोग पहले इस तरह से खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, BC हमने खींचा, ठीक है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर था ये। चलिए अब यहाँ से हम लोग ना 120 अंश का कोण दिया है बनाने के लिए ना, तो चलिए तो 120 अंश का हम लोग कोण बना लेते हैं, ठीक है। इस लाइन पर एकदम हम लोग मिला देंगे, ठीक है। और 120 अंश यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर 120 अंश बना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर हमने 120 अंश का कोण बना दिया, ठीक है। और देखिए लेकिन यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर इसमें से लेना है, ठीक है। तो चलिए और यहाँ पर हम लोग 5 सेंटीमीटर पर मिला देते हैं, तो ये यहीं पर ज्ञात हो गया, ठीक है। चलिए जो बिंदु है उसको हम लोग बिंदु C से मिला देते हैं, जो प्राप्त बिंदु है उसको हमने बिंदु C से मिला दिया। तो इस तरह से हमने ABC त्रिभुज प्राप्त कर लिया, ठीक है, जिसमें 6 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच का कोण हमने निकाल दिया कितना, 120 अंश। बाकी इसका देखिए दिया हुआ परिकेंद्र ज्ञात करना ना, तो परिकेंद्र हम लोग जानते हैं किस तरह से ज्ञात करते हैं, है ना। सभी भुजाओं का हम लोग लंबार्धक खींचते हैं, ठीक है। चलिए लंबार्धक मतलब आधा से अधिक दूरी लेंगे, इस तरह से ऊपर से चाप कटाएंगे। चलिए उसी चाप से हम लोग यहाँ पे भी ले लेते हैं, ठीक है। कटाएंगे, 2 कटान बिंदु मिला, इस दोनों कटान बिंदुओं को मिला दीजिए। चलिए हम लोग दोनों कटान बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक है। चलिए भुजा ना हम लोग इसका BC का भी लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं, ठीक है। आधा से अधिक दूरी लेकर हमने इस तरह से चाप कटाए। चलिए बिंदु B को भी केंद्र मानते हैं और हम लोग इस तरह से 2 चाप कटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कटान बिंदु मिला। चलिए दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। देखिए एक यहाँ पर मिला हुआ है और एक यहाँ पे ना, तो इस तरह से हमने लंबार्धक कर लेंगे तीनों भुजाओं का। तो जहाँ पर हम लोग को कटान बिंदु मिलेगा ना वही हम लोग का होगा परिकेंद्र, ठीक है। इस तरह से हमने चाप कटा लिया। चलिए बिंदु A को भी केंद्र मानकर हम लोग कटा लेते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग कटान बिंदु मिला ना, दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। देखिए तो चलिए तो इस तरह से हमने मिला दिया। तो देखिए यहाँ पर साथ में लंब भी होते हुए जा रहा है, सब जितना भी हमने तीनों भुजाओं को खींचा ना, तो साथ में लंब भी होते हुए जा रहे हैं और सब साथ में और आधा भी कर रहा है, इसको बराबर भागों में भुजाओं को काट भी रहा है, ठीक है। लंबार्धक करने पर परिकेंद्र हम लोग को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर परिकेंद्र प्राप्त हुआ। तो चलिए हम इस बात को लिख देते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हम लोग को कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्र तक की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 10 वाले को ना। तो पहले तो चलिए हम 6 सेंटीमीटर का एक पहले समबाहु त्रिभुज खींच दें। चलिए पहले हम लोग ना 6 सेंटीमीटर का पहले हम लोग भुजा खींच दें, ठीक है। इस तरह से हमने 6 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच दिया है ना। चलिए मान लेते हैं यह BC भुजा हम लोग के, यह 6 सेंटीमीटर हमने खींचा है। चलिए अब 6 सेंटीमीटर का हम लोग इस तरह से चाप भर लेते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का ही चाप हम लोग भर लिया। चलिए बिंदु B को केंद्र मानकर हम लोग ऊपर की तरफ इस तरह से चाप कटा देंगे, और बिंदु C को भी केंद्र मानकर कर दिया हमने, और बिंदु B को भी केंद्र मानकर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को एक समबाहु त्रिभुज मिल गया, है ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर रहती हैं, उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर दिया था 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया। और देखिए हम लोग को ना जब भी हम लोग त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले
इस त्रिभुज का ना हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु से और सामने वाली भुजा के शीर्ष बिंदु से मिला देते हैं तो वही होता है हम लोग का माध्यिका। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का पहले मध्य बिंदु हम लोग ज्ञात कर लें। ठीक है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आधा से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग चाप कटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को मिला। ठीक है, चलिए जो दोनों कटान बिंदु मिले हैं ना, उन दोनों कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। देखिए इस तरह से हमने मिला दिया ना। देखिए दोनों कटान बिंदु को हम लोग मिला है ना, तो देखिए अब हम लोग को इस वाले शीर्ष से ना मध्य बिंदु हम लोग को पता चल गया कि इस AC भुजा का मध्य बिंदु यही है। तो चलिए बी से और मध्य बिंदु से हम लोग को मिलाना रहता है। तो देखें आप इस तरह मिलाएंगे ना तो सबका सेम ही आएगा। मतलब देखिए यही हम लोग का है, जो देखा गया वही हो गया हम लोग का, ये माध्यिका हमने मिला दिया। ठीक है, चलिए अब BC भुजा का हम लोग मध्य बिंदु पहले ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग BC भुजा का समद्विभाजक खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने, चलिए उसी भुजा पे उसी चाप पे हमने आगे खींच दिया। ठीक है, अब बिंदु B को हम लोग केंद्र मानकर इस तरह से दो कटान बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। और देखिए दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। देखिए इस तरह से हमने मिला दिया ना, तो हम लोग को पता चल गया ना कि BC भुजा का मध्य बिंदु यही है। ठीक है, अब मध्य बिंदु से हम लोग को मिलाना रहता है सामने वाले शीर्ष पे। ठीक है, तो जब हम मिला रहे हैं है ना, एकदम इसी जगह से होते हुए जाना चाहिए था। ठीक है, तो यह हमने माध्यिका मिला दिया बिंदु B से और मध्य बिंदु से मिला दिया। चलिए अब AC भुजा का हम लोग AB भुजा का ना माध्यिका हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो हम लोगों ने, चलिए उसी पर इस तरह से हमने आगे कटा दिया। चलिए उसी चाप से बिंदु A को भी केंद्र मानकर हम लोग कटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक यहाँ पर और एक यहाँ पे कटान बिंदु मिला। चलिए दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम जान गए कि AB का मध्य बिंदु यही है और मध्य बिंदु और सामने वाले शीर्ष से हम लोग मिला देते हैं तो यही होता है हम लोग का माध्यिका। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिला दिया। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, यही हम लोग का जो जब माध्यिकाएं एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती है वही हम लोग का होता है केंद्रक। चलिए यहाँ पर आगे हम लोग को दिया हुआ है ना, तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे केंद्रक हो गया और यहाँ पे शीर्ष से किसी भी शीर्ष से नाप लेंगे, है ना, सब सेम ही है। समबाहु त्रिभुज पर हम लोगों ने बनाया है इसको। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग नाप रहे हैं इसको। ठीक है, तो यह आ रहा है, चलिए पूरी दूरी ना जब हम पूरा नाप रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 5.2 आ रहा है। ठीक है, 5.2 कुछ आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग नाप रहे हैं क्योंकि केंद्रक और यहाँ पे किसी भी शीर्ष से बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ B से इस केंद्रक के बीच की दूरी, A से केंद्रक के बीच की दूरी, तो चलिए हम लोग नाप रहे हैं ना, तो यह हम लोग का 3.5 आ रहा है। ठीक है, 3.5 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ना कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, है ना। चलिए तो यहाँ पर पूरा आ रहा था, यहाँ पे मध्य बिंदु की यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रही थी हम लोग की 5.2 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि 2:1 में विभाजित करता है तो 2 भाग हो जाएगा, तो 1 भाग हो जाता है ना, क्योंकि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है ना वह माध्यिका को ना 2:1 में विभाजित करता है। तो चलिए, तो यहाँ पे 5.2 था, तो चलिए इसमें हम लोग 3 से थोड़ा भाग दे लेते हैं, तो 3 × 3 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 3 × 7 = 21, तो लगभग 1.7 आ रहा है। ठीक है, तो 1.7, तो ये वाला भाग हो जाएगा 1.7 और ये वाला भाग देख रहे हैं, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 17 दूना 34 होता है। तो ठीक है, 3.4, तो हम लोग का ठीक ही आया था। मतलब इससे तो अधिक ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर और भाग जाएगा अभी। ठीक है, 1.7 से थोड़ा अधिक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिख देते हैं इसका, त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से, त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए इस प्रकार से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया हुआ है कि एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें 4:5:6 का अनुपात है। इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 11 वाले को। चलिए पहले तो हम इसी अनुपात में एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है,
पहले 6 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से 6 सेंटीमीटर खींच लिया, 6 सेंटीमीटर, है ना। चलिए तो यहाँ पर पी क्यू आर त्रिभुज है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्यू आर लिख देते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग को बनाना है, चलिए अब 5 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी जगह से हम लोग 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। देखिए इस तरह से 5 सेंटीमीटर का हमने चाप लगा दिया। अब 4 सेंटीमीटर का हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हम लोग का 4 सेंटीमीटर। देखिए तो यहीं पर हम लोग का कटान बिंदु मिला, ठीक है। कटान बिंदु से हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पी क्यू, देखिए पी क्यू आर त्रिभुज प्राप्त कर लिया, जिसमें 6 सेंटीमीटर था। ये हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर का चाप भरा था ना, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमने भरा था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमने एक त्रिभुज का रचना कर लिया। बाकी देखिए अब हम लोग को आधार बनाना है कितना, 8 सेंटीमीटर ना। तो देखिए पहले तो हम लोग इस तरह से 8 सेंटीमीटर हम लोग खींच देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया हम लोग का 8 सेंटीमीटर ना। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग बी सी लिख देते हैं, बी सी। ये हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब देखिए समरूप त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोण क्यों है वहीं कोण बी पर हम लोग बना लेते हैं, है ना। दोनों कोणों को बराबर कर देंगे, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो हम लोग को समरूप त्रिभुज मिल जाता है ना। तो चलिए कोण क्यू पर इस तरह से हम लोग 2 चाप कटाते हैं। इस तरह से हमने एक चाप कटा लिया ना। उसी चाप से बिंदु बी को भी केंद्र मानकर, ठीक है, इस तरह से एक चाप कटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब इस कोण की ना दूरी माप लीजिए। चलिए तो इस तरह से हमने माप लिया, इतना अंश का कोण है, ठीक है। अब इसी जो आपको मिला हुआ है ना कटान बिंदु, यहाँ से हम लोग इस तरह से चाप कटा देंगे, और जो आपको कटान बिंदु मिलेगा उससे हम लोग कोण बी से, है ना, एक हम लोग किरण खींच देंगे। इस तरह से हमने खींच दिया। चलिए अब जितने अंश का कोण ये है ना, उतने अंश का हम लोग कोण यहाँ पर भी रचना कर लेते हैं। देखिए अब इस तरह से चाप हम लोग कटा देते हैं ना, एक चाप हम लोग इस तरह कटा दिए, तो बिंदु सी को भी केंद्र मानकर उसी तरह से हम लोग एक चाप कटा देते हैं, ठीक है। चाप कटाने के बाद अब इस कोण का हम लोग दूरी माप लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसका दूरी माप लिया, और जो कटान बिंदु मिला हुआ है ना, उस कटान बिंदु से हम लोगों ने इस तरह से चाप कटा दिया, तो हम लोग को एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ। चलिए तो बिंदु सी से और कटान बिंदु को इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बी सी लिया था, यहाँ पे बिंदु ये हो गया, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज का हमने रचना कर दिया, जिसका आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग थोड़ा सा रचना भी लिख देते हैं इसका। सर्वप्रथम पहले हम लिख देते हैं, सर्वप्रथम पी क्यू आर त्रिभुज, है ना, पी क्यू आर त्रिभुज क्रमशः कितना 4, 5, 6 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रचना किया, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। चलिए सेकेंड में हमने क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं कोण क्यू के ना, कोण क्यू तथा कोण आर के बराबर, यहाँ पर हम लोग को लिखना था पहले हम लोग को कि, चलिए इससे पहले हम लोग को यही लिखना था कि मतलब बी सी हमने 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे, है ना। चलिए क्योंकि ये हम लोग का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला भी हम लोग इसको लिखने के बाद लिख लेंगे, ठीक है। तो कोण क्यू तथा कोण आर के बराबर, है ना, कोण बी तथा कोण सी, कोण क्यू के बराबर कोण बी और कोण आर के बराबर कोण सी की रचना किया, ठीक है। और इससे पहले यह सेकेंड वाला लिख लेंगे, है ना, कि सर मतलब हमने बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, है ना। इसके बाद यह वाला रहेगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। तो इस तरह से देखिए 2 कोण बराबर हो गया ना, तो तीसरा ये वाला कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, और जब हम लोग ना आप कोण बनाएंगे ना, कोण खींचेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिक कटान बिंदु ए प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है,
तथा त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में संगत कोण बराबर हैं। ठीक है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं और जिसका आधार 8 सेंटीमीटर खींचना था, इस तरह हमने खींचकर रचना कर दिया। दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने कोणों के आधार पर बोला है। ठीक है, क्योंकि इस कोण का हमने माप यहाँ पर रख लिया, इस कोण का माप हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, तो ये वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोणों के हिसाब से हमने इसको बता दिया है ना। यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात हम के हिसाब से नहीं बताएं। यहाँ पे या तो देखिए कोई भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज बताना रहेगा तो या तो बता दीजिए कि संगत कोण बराबर है, कोण एकदम बराबर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे भुजाओं का अनुपात अगर लेना रहता है ना तो इस अनुपात में मतलब हम लेते हैं ना, मतलब उनको भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो हम लोग कह देते हैं कि संगत भुजा बराबर है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने कोणों के हिसाब से बता दिया। अतः दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के तल पर स्थित, देखिए बोला है कि त्रिभुज के तल पर स्थित कोई बिंदु होना चाहिए, है ना, जो त्रिभुज की भुजाओं से लंबवत बराबर और लंबवत दूरी पर है, वह बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। इस तरह से हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं, हल ना 12 वाले को। चलिए देखिए इस तरह से हम लोग को बोला है ना कि त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु होना चाहिए, है ना। तो देख रहे हैं ना, देखिए परिकेंद्र में हमने ना सभी भुजाओं का लंबवत इस तरह से लंबार्धक कर देंगे तो जिस बिंदु पर मिलता है यही होता है हम लोग का परिकेंद्र। तो इस तरह देखिए कोई भी मान लेते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज था, इस तरह से हमने इसका परिकेंद्र खींचा तो यह त्रिभुज के बाहर हो गया। तो ये तो देखिए त्रिभुज के तल पर स्थित ही नहीं हुआ, तो यह वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, है ना, मतलब परिकेंद्र नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं देखिए लंब केंद्र पे, है ना। देखिए इस तरह से मान लेते हैं हम लोग का कोई त्रिभुज था, है ना। तो जब इसका हमने सामने वाली भुजा पर लंब डालना चाहा ना, तो शीर्ष लंब डालेंगे तो यहाँ से होते हुए गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाना पड़ा, तब यहाँ से 90 अंश का कोण होते हुए गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला भुजा यहीं तक था, अब इसको हमने यहाँ पर आगे बढ़ाया तब यहाँ से शीर्ष लंब होते हुए गया। तो जहाँ पर हम लोग कटान बिंदु मिलता है यह होता है हम लोग का लंब केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हम लोग का त्रिभुज है, त्रिभुज के यहाँ से बाहर ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये अभी लंब केंद्र भी हम लोग का नहीं बनेगा, है ना। और देखिए जब हम लोग कोई त्रिभुज का इस तरह से केंद्र का बनाएंगे ना, मान लेते हैं कोई अधिक कोण त्रिभुज था, तो देखिए जब आप इसका जैसे सामने वाले बिंदु से आप लोग मध्य बिंदु पे मिलाएंगे, है ना, और देखिए यहाँ पर इससे शीर्ष से आप सामने वाली भुजा पे मध्य बिंदु पे मिलाएंगे, इससे शीर्ष से आप मध्य बिंदु पे मिलाएंगे ना, तो इस तरह से जो हम लोग को केंद्रक मिलता है ना। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से दूरी नापिए, है ना, तो यह वाली दूरी कुछ अलग होगी। हम लोग को लंबवत दूरी लेना है, लंबवत मतलब इस सामने वाली भुजा पे लंबवत दूरी लेना है। ठीक है, तो देखिए न्यूनतम और लंबवत दूरी यही हो जाएगा। ठीक है, यह वाली कुछ यहाँ पर हुए, लेकिन यहाँ पर यह वाला कुछ हम लोग का मान लेते हैं यहाँ पे बन रहा है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह वाले तो मतलब यह देख रहे हैं अलग दूरी है। ठीक है, यह कुछ अलग है, यहाँ पे यह कुछ अलग है ना। हम लोग को सेम बराबर दूरी चाहिए। देखिए बराबर भी बोला है और लंबवत दूरी चाहिए। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं पर से। ठीक है, जिसका यह वाली भुजा और यह वाली भुजा मतलब जो भी मिल रहा है हम लोग को ना रेखाखंड, यह वाला तीनों बराबर मिल गया, यही हम लोग के लिए सही होगा। बाकी देखिए अंतः केंद्र ही हम लोग का सही होगा। बाकी हम देखिए कोई भी कोण का हम लोग यहाँ पर जैसे आप कोई त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, और इस तरह कोई चाप लगा दीजिए। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कोण को आधा कैसे करते हैं, है ना। कोई चाप लगाने के बाद और यहाँ से केंद्र मानकर इस तरह ऊपर चाप कटाते हैं, इसे भी हम लोग चाप मानकर इस तरह ऊपर कटाते हैं, तो जो कटान बिंदु मिलता है उसी जगह से हम लोग ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों कोणों का इस तरह समद्विभाजक खींच लिया था। ठीक है, जब तीनों कोणों का आप समद्विभाजक खींच लिए थे ना, तो कोणों को समद्विभाजक करने से हम लोग को मिलता है अंतः केंद्र। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से आप नापेंगे ना, जहाँ पर भी मिलेगा इस तरह 90 अंश, यह यहाँ पे मिला हम लोग का 90 अंश। ठीक है, सामने वाली भुजा पे लंबवत मिलेगा ना, तो यहाँ पर अंतः केंद्र में ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी हर जगह आपको नहीं मिलेगा, न केंद्रक में मिलेगा, है ना। और देखिए लंब परिकेंद्र तो ये तो बाहर हो जा रहा था, तो इसी तरह ये बाहर हो गया कि त्रिभुज के अंदर क्षेत्र में मिला ही नहीं। ठीक है, लंब केंद्र भी हम लोग को त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में मिलेगा। अगर अधिक कोण त्रिभुज रहेगा तो इसी तरह ये दोनों बाहर हो गया। बाकी और केंद्रक में रह गया बात, तो केंद्रक में आप इस तरह बनाकर कहीं नापिएगा। ठीक है, कहीं बनाकर इस तरह देखेंगे ना, तो यहाँ पर अलग अलग दूरी आने लगेगी। ठीक है, लंबवत दूरी यहाँ पे जो केंद्रक है उससे यहाँ पे त्रिभुज के लंबवत दूरी बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है, यह कुछ और मिला, यहाँ पर ये कुछ और मिला, इसलिए हम लोग का केंद्रक उत्तर नहीं बना था। जब आप लेकिन अंतः केंद्र में बात करेंगे ना, कोई त्रिभुज बना लीजिएगा और कोणों का समद्विभाजक खींच दीजिएगा। ठीक है, सभी कोणों का समद्विभाजक खींचेंगे जहाँ पर बिंदु मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लंबवत दूरी नापिएगा। ठीक है, लंबवत दूरी यहाँ से नाप लेंगे
तो नापेंगे तो यहाँ पर सबको आपको बराबर मिलेगा, यह सिर्फ मिलेगा हम लोग का अंतः केंद्र में। तो यह हो जाएगा हम लोग का पहला ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को दिया हुआ है ना कि चित्र में संलग्न चित्र DEF का क्षेत्रफल होगा। देखिए ABC कोई इस तरह त्रिभुज है और DEF इस त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि DEF भुजाओं के मध्य बिंदु है ना, भुजाओं का मध्य बिंदु। चलिए तो यहाँ पर हम इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए DEF का जो यह है ना त्रिभुज, देख रहे हैं कि ABC जो त्रिभुज है इसको 4 बराबर भागों में बांट दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो DEF का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज की तुलना में यहाँ पर देखिए बड़े वाले त्रिभुज को आधा करेंगे तभी भी नहीं आप प्राप्त कर पाएंगे उसको। ठीक है, और 1/3 करेंगे तभी नहीं, 4 भागों में बांट रहा है तो यही हो जाएगा, ये वाला हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का अभ्यास भी समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।